हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है दिस इज स्क्रूटनी असेसमेंट मीन्स द असेसमेंट इज़ अ काइंड ऑफ डिटेल्ड असेसमेंट, यानी कि यहाँ पर एक डिटेल्ड स्क्रूटनी की जाती है रिटर्न ऑफ इनकम की बाय द असेसिंग ऑफिसर। सो इस स्टेज पे क्या होता है, स्क्रूटनी इज कैरिड आउट to confirm the correctness and genuineness of the various claims and deductions made by the taxpayer in the return of income। कि जो टैक्सपेयर ने क्लेम और डिडक्शंस अप्लाई के लिए क्लेम किया हुआ है, डिफरेंट क्लेम्स, डिडक्शंस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, कहाँ उसने अपने एक्सपेंसेस दिखाए हुए हैं, तो क्या वो करेक्ट है, जेन्युइन है। तो उसके लिए क्या होता है, जहाँ पर भी असेसिंग ऑफिसर को नेसेसरी लगता है इंश्योर कराना कि उसको लगता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कि असेसी ने एक्स्ट्रा लॉस दिखाया हुआ है, खर्चे ज़्यादा दिखाए हुए हैं, इनकम कम दिखाई हुई है, जिसकी वजह से उसका जो टैक्स है वो कम बन रहा है, तो किसी भी ऐसे रीज़न की वजह से जहाँ असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो वह टैक्स पेयर को एक नोटिस इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2, जहां पर उस नोटिस में उसको वो कहेगा कि टू अटेंड हिज ऑफिस और फलाने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, फलाने सबूत जो हैं, जो आपने रिटर्न में क्लेम किए हुए हैं, उससे रिलेटेड जो प्रूफ है वो सबमिट किए जाए। अब जब नोटिस तो दे सकता है, बट द पॉइंट इज नोटिस कितने टाइम में दे सकता है। तो ये जिस नोटिस की अभी हम बात कर रहे थे, ये नोटिस जो है असेसिंग ऑफिसर 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड, कि जिस वक्त असेसी ने रिटर्न फाइल की उसके 6 महीने के अंदर ही असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए, जो कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में आता है, नोटिस अब दे सकता है। अब यहाँ पर टैक्स पेयर खुद से या फिर किसी रीजन की वजह से अगर टैक्स पेयर अवेलेबल नहीं है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव विल अपीयर बिफोर द असेसिंग ऑफिसर, और जो डॉक्यूमेंट्स या जो डिटेल्स, जो सपोर्टिंग एविडेंसेस असेसिंग ऑफिसर ने डिमांड किए हैं, ये टैक्स पेयर की ड्यूटी बनती है कि वो सारे के सारे जो प्रूफ्स हैं वो असेसिंग ऑफिसर को प्रोवाइड कराए जाएं। अब असेसिंग ऑफिसर ने सुन ली उनकी बात, वेरीफाई करेगा सारे के सारे प्रूफ जो कि टैक्स पेयर या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने दिए हैं। वेरीफाई करने के बाद वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और उसके बाद एक ऑर्डर देगा रिटर्न में, जिसके बेसिस पे वो एक असेसमेंट करेगा ऑन द टोटल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। ठीक है, यानी कि अब सारे नए प्रूफ आ गए, नए प्रूफ को कंसीडर करेगा। कंसीडर करने के बाद दोबारा से उसका टैक्स लायबिलिटी जो है असेसिंग ऑफिसर असेसी की दोबारा से टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी अब 2 केसेस या तो बिल्कुल सही बनेगी या फिर एक्स्ट्रा सम जो टैक्स का बनता होगा असेसी का, या असेसी का रिफंड बनता होगा, तो जो भी है वो सारी असेसमेंट जो है दोबारा से होगी और जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिटन में असेसिंग ऑफिसर असेसी को देगा। क्लियर। अब बात यह है कि कई बार ये भी हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि जो एबीसी पर्सन, जो भी असेसी है जिसके ऊपर स्क्रूटनी का नोटिस इशू किया गया है, उसको एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो एग्जेम्पशन जो है, ठीक है, उसको नहीं मिलनी चाहिए। सो यहाँ पर देखो, इन केस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, इफ द असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू इशू एन ऑर्डर विदाउट गिविंग इफेक्ट टू एग्जम्पशंस, कि असेसिंग ऑफिसर चाहता है कि ये जो ABCDE में जो भी आप पर्सन्स पढ़ रहे हो, इनको सेक्शन 10 में एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए, तो ऐसे केस में उसको प्रायर नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को या जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी उसको देना होगा, टेलिंग हिम इन द कंडीशंस कि इन रीजंस की वजह से द पर्सन कैन नॉट, द असेसी कैन नॉट क्लेम द एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10। अब बात यह है कि वो पर्सन्स कौन से हैं जिनको एग्जेम्पशन का जो नोटिस है वो कैंसिल, जो नोटिस दिया जा सकता है, जिनकी एग्जेम्पशन जो है वो कैंसिल की जा सकती है, वो है रिसर्च एसोसिएशंस, न्यूज एजेंसी, इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस रेफर टू अंडर सेक्शन 1023A, such as institutions set up to promote professional subjects, या फिर ऐसे institutions और associations जो कि सेक्शन 1023 सब सेक्शन 23B में मेंशनड है, जैसे कि खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, या फिर कोई भी बोर्ड, इंस्टीट्यूशन, फंड, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी एंड एनी अदर एजुकेशनल ट्रस्ट, हॉस्पिटल या फिर कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन। आई बात समझ? तो
अब बात आता है कि रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो रेमेडीज अवेलेबल टू असेसी अगेंस्ट स्क्रूटनी असेसमेंट। अब ये तो उसने दोबारा से असेसिंग ऑफिसर ने अपनी मर्जी से रिटर्न बना दी। अब असेसी इज नॉट सेटिस्फाइड कि भाई ये तो इसने गलत बात बनाई है, इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी है, वट एवर द रीजन इज। सो इफ असेसी इज नॉट सेटिस्फाइड तो असेसी क्या करेगा, असेसी कैन फाइल, असेसी के पास क्या क्या रेमेडीज हैं, असेसी कैन फाइल एन अपील। अपील किसको करेगा, टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। क्लियर। दूसरी चीज असेसी क्या कर सकता है, ही कैन फाइल अ रिवीजन पिटिशन। वो कह सकता है कि मेरी जो असेसमेंट है जो कंप्यूट की गई है बाय द असेसिंग ऑफिसर उसको रिवाइज की जाए, रिवीजन की अर्जी दे सकता है। किसको देगा, टू द कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स। क्लियर। अब बात आती है कि जो स्क्रूटनी असेसमेंट है वो कितने टाइम के अंदर अंदर की जा सकती है, उसकी क्या टाइम लिमिट है। तो स्क्रूटनी असेसमेंट की टाइम लिमिट है 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, उसके बाद नहीं। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्क्रूटनी असेसमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, यूजुअली पेपर में आता है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। अब देखो ये नाम से पता चल रहा है बेस्ट जजमेंट, ये वो असेसमेंट है जो कि असेसिंग ऑफिसर ने खुद से की है टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, यानी कि अपने हिसाब से, अपने जितने भी उसने सबूत इकट्ठे किए उस सब के हिसाब से उसको वो जजमेंट क्या बेस्ट लग रही है। तो बेसिकली ये वो असेसमेंट है, पहली बात, दैट इज बीइंग कैरिड आउट बाय द असेसिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही हैज गैदर्ड। अब कई बार क्या होता है कि असेसी से असेसिंग ऑफिसर ने कुछ इन्फॉर्मेशन डिमांड की, नोटिस उसको सर्व किया, फाइन। अब असेसी ने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, असेसी फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस दैट हैव बीन सर्व्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर ने उससे जो भी इंफॉर्मेशन मांगी असेसी से, असेसी ने वो इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड नहीं करी। तो अब असेसिंग ऑफिसर अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से, अब वो अपनी जजमेंट कैसे करेगा, पिछले साल के रिटर्न उठाएगा, लोकल नॉलेज से, असेसी की रेपुटेशन या और जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेसिस पर वो खुद से असेसी की असेसमेंट करेगा, खुद से प्रिपेयर करेगा विदाउट एनी पार्शियलिटी। उसको हम क्या कहेंगे, विदाउट एनी बायसनेस, इसको हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बच्चों बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एक्स पार्टे असेसमेंट भी इसको हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के नाम से ना आकर के एक्स पार्टी असेसमेंट के नाम से भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट जो है दैट शुड बी रियली बेस्ड ऑन बेस्ट जजमेंट, मतलब उसको डिसऑनेस्टली काम नहीं करना है, ऑनेस्टली करना है, एक फेयर एस्टिमेट ऑफ इनकम लगाना है ताकि असेसी को आगे फर्दर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टाइप्स ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है दो तरह से हो सकती है, कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और दूसरी डिस्क्रिशनरी। कंपल्सरी है जब मजबूरी में असेसिंग ऑफिसर को खुद से करना पड़ा। अब मजबूरी में कैसे करना पड़ा, ये सेक्शन 144 में क्या है बच्चों कि असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को नोटिस दिया और उस नोटिस के हिसाब से असेसी ने कोऑपरेट नहीं किया, तो वो असेसी क्या बन गया, असेसी इन डिफॉल्ट एज रिगार्ड्स टू सप्लाई इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो किन किन केसेस में जो है असेसिंग ऑफिसर कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। तो देखो पहला कि यदि टैक्स पेयर अपनी रिटर्न जो है ड्यू डेट तक सबमिट नहीं कराता है या वो बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न सबमिट करता है और जहां पर टैक्स पेयर जो है वो ऐसा कुछ मतलब अपनी रिटर्न इफ टैक्स पेयर फेल्स टू फाइल रिटर्न, अब वो चाहे नॉर्मल रिटर्न है टाइमली सबमिट नहीं करा रहा, चाहे वो बिलेटेड रिटर्न थी उसने वो भी सबमिट नहीं करी, रिवाइज रिटर्न है वो भी सबमिट नहीं करी, तो किसी भी रीजन की वजह से असेसिंग ऑफिसर को लगता है तो असेसिंग ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। दूसरी बात, यदि टैक्स पेयर को असेसिंग ऑफिसर ने कोई नोटिस इशू किया है जिसमें असेसिंग ऑफिसर ने उसको बोला है कि भाई फलाने डॉक्यूमेंट्स और प्रोड्यूस करो एज एन एविडेंस और असेसी ने ऐसा नहीं किया। तीसरा, टैक्स पेयर को असेसी ने नोटिस दिया जिसमें उसको कुछ डायरेक्शंस इशू की गई कि आप अपने अकाउंट्स ऑडिट कराओ और अपनी रिपोर्ट सबमिट कराओ, तो उसने ऐसा नहीं किया। चौथी बात, असेसिंग ऑफिसर ने टैक्स पेयर को
कुछ नोटिस इशू किया किसी भी चीज का, नोटिस ऑफ जैसे कि स्क्रूटनी असेसमेंट या कोई भी नोटिस इशू किया, उस नोटिस का जवाब जो है टाइमली टैक्स पेयर ने नहीं दिया। तो अब इन सब केसेस में जब असेसिंग ऑफिसर के पास कोई जवाब नहीं आ रहा तो यहाँ पर उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दे। ठीक है, क्लियर। अब कब होगी? when there is no cooperation by the taxpayer in terms of furnishing information, explanation related to tax assessment, or if books of accounts of taxpayers are not reliable and are incomplete। यानी कि किसी भी केस में जब असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलायबल नहीं है, इनकम्प्लीट है, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। अब इसका क्या प्रोसीजर है? पहली बात, अगर कंडीशंस कुछ इस तरह से हो रही हैं कि असेसिंग ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करे, तो सबसे पहले ऑफिसर क्या करेगा? टैक्स पेयर को एक नोटिस इशू करेगा जिसमें वो लिखेगा कि व्हाई द असेसमेंट शुड नॉट बी कंप्लीटेड टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। वो बताया जा रहा है कि हाँ भाई, हम आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, सो वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी रीजन दैट वी शुड वेट फॉर यू। फाइन। दूसरी बात ये है कि अब अगर असेसिंग ऑफिसर दूसरे केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब कर सकता है? पहला तो उसने किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। दूसरे में कि अगर जवाब दिया है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स टैक्स पेयर ने प्रेजेंट किए हैं और असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड एंड हैज़ अ रीजन टू बिलीव कि उसकी जो भी असेसमेंट है, वो उसने जो भी टैक्स पेयर ने दिया है वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तब भी असेसिंग ऑफिसर जो है कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। क्लियर। अब इसमें क्या है? इशू ऑफ डायरेक्शंस बाय जॉइंट कमिश्नर। तो जॉइंट कमिश्नर अगर चाहे तो असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शंस इशू कर सकता है कि वो उसको एनेबल कर सकता है, उसको अथॉरिटीज़ दे सकता है कि टू कंप्लीट द असेसमेंट, कि कहीं पर भी उसको लगता है कि यहाँ पर टैक्स का लॉस हो रहा है, किसी केस में किसी पर्सन ने टैक्स इवेजन अवॉइडेंस किया हुआ है, तो यहाँ पर जो जॉइंट कमिश्नर जो है असेसिंग ऑफिसर को पावर दे सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की। कॉन्सिक्वेंसेज, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं? एज अ रिजल्ट टैक्स पेयर को टैक्स के साथ साथ पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन हो सकती है, उसका रिफंड कैंसिल हो सकता है, और अगर असेसी की जो अपील है वो भी प्रिवेंट की जा सकती है। नाउ व्हाट आर द रेमेडीज? बट स्टिल इस केस में अगर असेसी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, तो असेसी क्या क्या कर सकता है? तो अगर असेसी विद इन 1 month ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ डिमांड, नोटिस जिस दिन असेसिंग ऑफिसर ने उसको नोटिस इशू किया उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रेजेंट कर देता है कि वो किसी सफिशिएंट कॉज की वजह से वो प्रेजेंट अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाया, या जो भी नोटिस था उसका जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए एक जेन्युइन और सफिशिएंट कॉज था, या वो कहता है कि मुझे नोटिस ही नहीं मिला, तो पहली उसके पास ये रेमेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पर उसकी बात की सुनवाई की जा सकती है। दूसरी बात, उसकी एप्लीकेशन 90 डेज में डिस्पोज करना असेसिंग ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है। 1 महीने में वो अप्लाई करेगा और 90 डेज के अंदर अंदर उसकी रिक्वेस्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर अपील भी कर सकता है कमिश्नर ऑफिसर को, और वो कमिश्नर फॉर रिवीजन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तीसरी बात, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की टाइम लिमिट कितनी है? 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मैंने आपको बताया है 2 तरह की है, कंपल्सरी और डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी क्या है? जहां पर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि किसी भी रीजन की वजह से असेसी की जो रिटर्न है वो करेक्ट या कंप्लीट नहीं है, एंड जो अकाउंटिंग का मेथड है वो रेगुलरली या कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो रहा, हर बार अलग अलग रूल अलग अलग मेथड फॉलो हो रहे हैं, इनकम प्रॉपरली लीगल प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेट नहीं की गई, तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर असेसी के लिए एक रेगुलर असेसमेंट, एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अपने हिसाब से डिस्क्रिशनरी तैयार कर सकता है, और अगर असेसी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकता है हायर अथॉरिटीज को अगेंस्ट द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। टुमारो वी विल बी कवरिंग अप द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147। थैंक यू।